अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। बातें तो करने को बहुत सी होती हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक होते हैं, बहुत कुछ बोला जा सकता है। पटारी में भी बहुत कुछ रखा होता है, उकाब भी फिर रहे होते हैं, चिड़ियाँ भी यहाँ मौजूद हैं जो इन्फॉर्मेशन आप तक देती हैं। लेकिन दो चीज़ों पे बात अभी करनी है। एक तो सबसे अहम इशू जो है सुप्रीम कोर्ट का नैब की बेलों के हवाले से आगा सिराज दरूनी स्पीकर नेशनल असम्बली सिंध असम्बली का उनकी ज़मानत के हवाले से बात है। दूसरा जो बड़ी खबर है, पहले उस पर चले बात करते हैं। वो NA 249 के उम्मीदवार, आपको पता है मिफ्ता इस्माइल PDM के कैंडिडेट हैं, और चारों ने, एहसन इकबाल, सभी ने कहा कि ये मुतफिका उम्मीदवार है। मैं आपको लेटेस्ट खबर दे रहा हूँ। कादर खान मंदोखेल एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन, आई नो हिम, इज़ अ गुड फ्रेंड। और फैसल वाडा के खिलाफ जितनी इलेक्शन कमीशन में और सारे मसाइल में जितना एग्रेसिवली हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में इन्होंने परसू किया, किसी ने परसू नहीं किया। और उसमें वो किस हद तक कामयाब हुए हैं, वन कैन से कि मजबूरन इस्तीफा देना पड़ गया। तो ये तो कादर खान मंदोखेल की कामयाबी है। उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल गालिबन कर लिए हैं या करने वाले हैं, और वो कागजात नामजदगी दाखिल करवाने लगे हैं। और उन्होंने कह दिया कि पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्हें गो अहेड है। और जब इलेक्शन 2018 में हुए थे, फैसल वाडा साहब जीते थे, बड़ा क्लोज मार्जिन था शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ का अपने कदावर शख्सियत कह दे वो नाम की वजह से, तो मिफ्ता इस्माइल शायद उस तरह का नाम तो नहीं है, शायद वो एडवांटेज ना ले सके। लेकिन कादर खान मंदोखेल जो है तीसरे नंबर पे थे। तो पीपल्स पार्टी का कहीं ना कहीं रोल, तो वोट तो हैं। और PDM के कैंडिडेट से अगर ये हट जाएंगे, अगर पीपल्स पार्टी खुद खलो जाएगी, तो फिर तो प्लेटमेंट देकर आपने सीट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर बड़ी आसानी से जीत जाएगी, वरना बड़ी मेहनत करनी पड़नी है सारे इलेक्शन में। तहरीक लबैक पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग होल्ड है उनका, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो सुन्नी इत्तेहाद या इन लोगों से राब्ता करके जो ये वाला वोट बैंक है ना, ये ख़राब ना होने दे। उन्हें ये वोट अपने साथ मिलाना चाहिए अगर वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, याद रखिएगा। और कल से आपने दड़ारें देख ली, और हमारे यहाँ अरस्तू, मीडिया के रस्तूल आप, कई दोस्त मेरे पास बैठा हुआ था, अब्दुल्ला मलिक आया हुआ था आज, वो मुझे तस्वीरें दिखा रहा था हामिद मीर की, मुझे तस्वीरें दिखा रहा था शाहजेब खानजादा की, मुझे तस्वीरें दिखा रहा था आसमान शराजी की, गरीदा फरूकी, जो गालिबन उन्हीं की ज़ुबान बोलते हैं। तो रोना पीटना पड़ा हुआ है। मरियम नवाज से तो बोला नहीं जा रहा था कल, वो याद आ गया उसका लड़काना में, हा 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 हा, जो कहती थी ये टूट जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी। दरारें तो बहुत पहले पड़ चुकी हैं। और इसमें ये साबित हो गया है कि जो रोल आसफ अली जरदारी साहब ने प्ले किया है, उन्होंने एक सियासतदान होना साबित किया है। आसफ अली जरदारी साहब का मैं फिर लोग बड़ा गिला करते हैं, बहरहाल जो रोल उन्होंने प्ले किया, बड़ा इंटेलिजेंट कार्ड खेले हैं उन्होंने। और उसकी मेन वजह यही थी कि सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर यूसुफ गिलानी को बनाना चाहते हैं। यूसुफ गिलानी अब चेयरमैन सेनेट के ख्वाब देखना बंद कर दें, और अब चाहिए भी हफीज़ शेख साहब को कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अभी तक क्यों दरख्वास्त नहीं दी उनके खिलाफ, वो देनी चाहिए, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। एक सीट ये मिल सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरा, आपको पता है इसहाक साहब जो हल्फ नहीं लिया, कानून लाएं जल्दी, फौरी तौर पर कानून ला के ख़त्म करें, और इसहाक को भी डी-सीट करें, और उसकी जगह आप अपना कैंडिडेट बड़े आराम से आ सकता है। और ना भी सही इसहाक आए, आपके सामने वोट डालने तो नहीं आए आसफ जरदारी साहब ने, इसीलिए इसहाक का जिक्र किया। फिर तंजीम साजी का भी जिक्र किया आपने, वो भी सारा देख लिया। ये सारा कुछ तो रिकॉर्ड पे आप और हम देख चुके हैं। और मैंने वो पेशक हुई थी, वो यही कही थी, लॉन्ग मार्च ठुस हो जाएगा, अपना पीपल्स पार्टी अपने मकासद पूरे। देखिए, एक तो मानना पड़ेगा सियासत में आसफ अली जरदारी ने एक काम तो कर दिया, उसने ज़िमनी इलेक्शन भी करवा दी, सेनेट के इलेक्शन भी करवा दिए, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन भी हो गए, और वही जाली असम्बलियों में जिसके बारे में कहा जाता था, उसी से नवाज शरीफ भी खड़ा होकर, उसकी पार्टी भी खड़ा होकर वोट भी ले रही है, और उन्हीं असम्बलियों के ऊपर अब सेनेट। और मैंने ये भी आपको कहा था कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे नहीं देगी। क्यों इस्तीफे दे भाई? सिंध में उनकी जो अजारादारी है, हुकूमत है उनकी, और पूरा निज़ाम वो चल रहा है। आज वो इस्तीफे दे दें तो कल केयर टेकर सेटअप आएगा, इलेक्शन अगर करवाया जाएगा तो पीपल्स पार्टी की वो पोजीशन नहीं होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मौजूदा हालात में, कि वो वफाक में उनकी हुकूमत नहीं है।
तो पीपल्स पार्टी तो बड़ा सेफ खेलेगी, और उसे ज़रूरत क्या पड़ी है, इसलिए नवाज शरीफ को आगे लगाया हो ना पाकिस्तान के अंदर, आके फेस करो ना, वहाँ तो आराम से बैठे हो, आराम से मौजें चल रही हैं, याशियाँ चल रही हैं, और कौम का लीडर बनना है तो आगे कौम के साथ जलील हो। गर्मी है ना, गर्मी में आके लॉन्ग मार्च करे, जरा पता लगे, वरना तो जेल की गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं कर सके आप, और हम सब ने देखा, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। तो बड़ी खबर यही है कि NA-249 शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाए। निफ्ता इस्माइल के लिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मुतफक्का उम्मीदवार थे, लेकिन बड़ा मुश्किल है स्टैंड करना, और अगर लॉन्ग मार्च का डरावा दिए रखते तो ये पॉजिटिव था कि होना था कि गवर्नमेंट जा रही है, तो वो तो गवर्नमेंट नहीं जा रही है, अब लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, तो ये भी डिसएडवांटेज में जाएगा, और इसका फ़ायदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। ये जजमेंट बैकग्राउंड पे चल रही है। मैं अगली बात करने से पहले सिविल अपील नंबर 1340, 1341, 1342 है। 5 रुकनी बेंच है। मिस्टर जस्टिस मियाँ साकिब साहब, चीफ जस्टिस आसिफ खोसा साहब, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मदर आलम खान मंदोखेल। 14 जनवरी 2019 को जब नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल दी थी, उसकी कैंसलेशन के हवाले से ये गए थे, और कोर्ट ने बाकायदा इस केस के अंदर तय कर दिए थे प्रिंसिपल कि ज़मानत, अगर हाई कोर्ट ने ज़मानत देनी है ना, गाइडलाइंस, तो वो PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 458 का जिक्र किया, मोहम्मद शकील वर्सेस स्टेट का, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो तलत इसहाक का केस है वर्सेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का। और ये बुनियादी तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंडीशंस दी हैं, और ये वो बेल के हैं जो हार्डशिप के कॉन्टेक्स्ट में कहीं सराज दुरानी के केस के बाद हमज़ा के लिए मसाइल पैदा ना हो जाए। मैं वक्त से पहले खबर दे रहा हूँ, अगर हमज़ा की बेल कैंसलेशन के लिए फाइल की, वही हाल होगा जो सिराज दुरानी का केस का की वजह से हुआ है। अब हार्डशिप के क्या ग्राउंड्स है, बड़ा मुश्किल है हार्डशिप के ग्राउंड एस्टेब्लिश करना। अब इस 5 मेंबर जजमेंट को सामने रखते हुए, और ख़ास तौर पर जो प्रिंसिपल तलत इसहाक में वर्सेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में सेटल हुआ, आज आपके जो असल खबर आपके सामने रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में स्पीकर सिंध असेंबली आगा राज दुरानी की ज़मानत देने का हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मुकदमा वापस हाई कोर्ट को भिजवाते हुए करार दिया कि तमाम मुलजमान की ज़मानत बरकरार रहेगी। ये एक एडवांटेज उनको मिल गया। हाई कोर्ट हक़ाइक़ का दोबारा जायज़ा लेकर 2 माह में फैसला करें। जस्टिस उमर ताबिन दयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं वो पेश हुए, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने जो बेल हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर नहीं दिया। नैब ने आगा सराज दुरानी के आमदन से ज़ायद अखराजात के तमाम सबूत पेश की। आगा सराज दुरानी के वकील का कहना था कि नैब के किसी बंदे ने मौके पर जाकर जायदों का जायज़ा नहीं लिया। जस्टिस उमर ताबिन दयाल साहब ने रिमार्क दिए कि सिंध हाई कोर्ट ने ज़मानत के फैसले में कोई वजह ही बयान नहीं की। बगैर वजूहत के कैसे ज़मानत दी गई है, कैसे दोबारा हाई कोर्ट का रिमांड करते हैं। सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच नैब के मुकदमात की समाअत करे। अदालत ने शरीक मुलज़म के वकील को हाई कोर्ट में दलाइल देने की हदायत देते हुए करार दिया कि फैसले की तफसीली वजूहत बाद में जारी किए जाएंगे। अब ये फैसला आपके सामने इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है कि सराज दुरानी साहब थोड़े अरसे में गालिबन हाई कोर्ट से बेल हो गई थी, वरना अमूमन तो आपको पता है बेल नैब में बहुत मुश्किल है, जुए सील लाने वाली बात है। तो ये वाला केस कल जो है हमज़ा शरीफ के लिए कई मसाइल पैदा कर सकता है, और इन्हीं प्रिंसिपल की बुनियाद पर कहीं हमज़ा शर्मा शरीफ की बेल वापस ना हो जाए। और वैसे तो वो बाहर आ गए हुए, ज़मानत उनकी हो चुकी है और हार्डशिप के बेस पर की है। अब वो हार्डशिप वाले बेस में भी देखना पड़ेगा कि कहाँ तक हाई कोर्ट जा सकती है, कहाँ तक बेल दे सकती है आपको। और इसके लिए नैब कानून बहुत वाज़ेह है। नैब के कानून ने कई चीज़ें क्लैरिटी के साथ रख दी हैं, उसमें डाउट्स कोई नहीं है। और ये फ़ैसला जो मैंने आपके सामने पहले पढ़ा है, बैकग्राउंड पे जो फ़ैसला चल रहा है, ये 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला है। और साथ साथ मैंने कहा है कि तलत इसहाक वर्सेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का फ़ैसला भी बैकग्राउंड पे साथ चले, ताकि आप वो रिकॉर्ड पे चीज़ें रहती हैं ना, वो नैब के कॉन्टेक्स्ट में। और मुश्किलें बहुत आ गई हैं, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी ने, मैं को बड़ा अपसेट तो नहीं कहता, ये मुमकिन था ऐसा ही होना है, और नींदें हराम कर दी हैं चंद लोगों की, और वो तो समझी बैठे थे हम ही सारी हुकूमत चलाए बैठे हैं, हम जो कहेंगे वही कुछ होगा। अब दिन बुरे आने वाले हैं उनके भी। अब मीडिया की तरफ से तवज्जो, चैनल की तरफ से तवज्जो हट रही है लोगों की,
लोकल सोशल मीडिया को देखते हैं, आप हैरान रह जाएंगे जितनी इनपुट सोशल मीडिया पे आप लोग देते हैं वीलॉग्स के ऊपर, इतनी शायद चैनल्स में भी नहीं आती। यानी मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा प्रोग्राम चैनल में अगर कोई देखे तो कितने लोग कमेंट करते हैं, लेकिन जो वीलॉग पे ऊपर आप कमेंट करते हैं, जवाब देते हैं, कमेंट्स आप करते रहें, सूरत हाल सारी आप तक क्लियर हो जाएगी। आपको पता है कि इरफान हाशमी के साथ पॉलिटिकल डायरीज़ के नाम से एक शो शुरू हो चुका है, प्रोमो बन रहा है उसका बाकायदा, जो है ना नुमाइशी ट्रांसमिशन, आजमाइशी ट्रांसमिशन में एक प्रोग्राम कर दिया, एक प्रोग्राम अभी आज और हो गया है, वो भी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर तक। चैनल वो भी सब्सक्राइब करें, आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।